दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिनकी अपनी एक पहचान होती है और जिनका नाम इतिहास में, तारीख में दर्ज होता है। ये वो लोग होते हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड में बड़े कारनामे अंजाम दिए हुए होते हैं, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया हुआ होता है, जिन्होंने सोशल सर्विस की फील्ड में काम किया हुआ होता है, जिन्होंने किसी न किसी तौर पर ह्यूमैनिटी की खिदमत की हुई होती है। तभी ये सूरत हाल पैदा होती है कि मुल्क और दुनिया उन्हें जानती है, उन्हें पहचानती है, उन्हें इज्जत देती है और उनका एक नाम वर्ल्ड लेवल पर होता है। दोस्तों, ऐसी एक शख्सियत इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिनका नाम है सिराज कुरैशी साहब। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिराज कुरैशी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो नाम है जो हर किसी की जुबान पर है, और हर किसी की जुबान पर इसलिए है क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। दोस्तों, जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बहरानी दौर से गुजर रहा था, जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के खजाने में पैसा नहीं था, तब सिराज कुरैशी साहब ने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, भले ही ये कांटों भरा ताज है, भले ही ये मुश्किल दौर से मुझे गुजरना है, लेकिन मैं इस ताज को पहनूंगा, मैं इस चैलेंज को कबूल करूंगा। दोस्तों, पहली बार जब इस्लामिक सेंटर के खजाने में पैसा नहीं था और काम करना था, चैलेंज था, जमीन मिल चुकी थी, उस जमीन पर काम अगर नहीं होता तो वो जमीन जा भी सकती थी, तो सिराज कुरैशी साहब ने अपनी पॉकेट से, अपनी तरफ से 51 लाख रुपए उस वक्त सेंटर को दिए थे। दोस्तों, 51 लाख रुपए आज कितने करोड़ हैं वो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ 51 लाख से तो इतना बड़ा सेंटर तैयार नहीं हो सकता था, जरूरत थी लोन की। लोन लेने के लिए कोई आगे नहीं आया, बहुत लोगों से कहा गया, लेकिन वो सभी पीछे हट गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आखिर में सिराज कुरैशी साहब ने वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जमानत पर लोन लूंगा और मैं इस लोन को अदा करूंगा, और नहीं करूंगा तो फिर मेरा जो नुकसान होना होगा। और उन्होंने लोन लिया और अल्लाह के फजल करम से उन्होंने उस लोन से और बाकी और जो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया से उन्होंने पैसा लाया और लाकर उन्होंने इतना बड़ा सेंटर बनाकर हम लोगों को दे दिया। सिराज साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ये हमारी खुशकिस्मती है। सिराज साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आप जैसी शख्सियत इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और मैं आपसे रूबरू हूँ, और मुझे इस बात का मौका मिला है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, आपसे बात करूँ। सिराज साहब, मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं वो आपने किए हैं, हम लोगों ने पढ़ा है उसको, जाना है। अगर आप अपनी जुबान से कहेंगे तो लोगों के ऊपर उसका ज्यादा असर होगा। जब आपको ये इस सेंटर की जिम्मेदारी दी, सेंटर तो नहीं था, एक जमीन थी और दो कमरे बने हुए थे, जब ये जिम्मेदारी आपको मिली तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये अपनी जबानी बता दें आप मेंबरान को और दुनिया को। सबसे पहले मैं डॉक्टर भाई साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का, और आपने मौका दिया कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में आपसे कोई गुफ्तगू कर सकूँ क्योंकि आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, और ये जो है 5वां इलेक्शन होने जा रहा है मेरे वक्त के अंदर। आपको मालूम होगा कि 2004 के अंदर जब मुझको ये जिम्मेदारी दी गई, उससे पहले इलेक्शन हुआ था, और उस पहले इलेक्शन के अंदर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जीत हासिल की। उस वक्त 701 मेंबर होते थे, और उन 700 मेंबर ने मुझे बिल्कुल मेरा इस्तेमाल किया और मुझे वोट दिया और मुझे जिता कर भेजा, क्योंकि मैंने उनसे एक ही बात का वायदा किया था कि मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जिम्मेदारी संभालूंगा, तो ये जो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है इसको इंशाल्लाह पूरा करूँगा। मेरा कंट्रीब्यूशन जितना भी है वो है अलग की बात है, लेकिन इसके अंदर कंट्रीब्यूशन हमारे उन फाउंडर मेंबर्स का भी है जिन्होंने इसकी बुनियादें डलवाई, जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन भी किया, जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, जिन्होंने इसको ज़मीन को हासिल किया। हालांकि ज़मीन का फैसला हमने दिया, अल्लाह का शुक्र है आज जो ज़मीन देख रहे हैं, जो आज बिल्डिंग देख रहे हैं, जो असासा देख रहे हैं, वो एक कौम का असासा है। मैं 2-4 बातें आपसे इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब 2004 के अंदर, हालांकि 2082 में ज़मीन मिली, 2084 में इसकी बुनियाद डाली गई और 2006 के अंदर जाके ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 2004 में जब मुझे जिम्मेदारी दी गई इसकी, और मैं जिम्मेदारी को एक चैलेंज के तौर पे कबूल किया
مجھے معلوم تھا کہ ہاں اس کے اندر بہت سارے چیلنجز آئیں گے اور ان چیلنج کا اتنا آسانی سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے سب لوگوں نے مجھے تعاون دیا، کوآپریٹ کیا اور میرا ساتھ دیا۔ لیکن میں نے ہمت سے کام لیا، اس وقت کچھ قرضہ تھا، سب سے پہلے وہ قرضہ اتارا۔ میں نے اپنی جیب سے کیا دیا اس کو تو میں یہاں پہ گننا نہیں چاہتا، میں دہرانا چاہتا، لیکن کیا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، سینٹر کو جس پیسے کی ضرورت تھی اس وقت اس ضرورت کو پورا کرنے کی میں نے پوری کوشش کی۔ یہ تو انیشیل اماؤنٹ تھا جو دیا گیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی پوری کوشش کی، لون لیا، عمان گیا اور یو اے گیا، عمان سے پیسہ آیا، یو اے سے پیسہ آیا، سیدنا صاحب نے پیسہ دیا اس کو، میں نے ممبرشپ تازی ممبرشپ کھولی، اس سے پیسہ جمع کیا اور لوگوں کے ساتھ میں نے جھولی پھیلا کے پیسہ جمع کیا، تو اس وقت تقریباً 8.5-9 کروڑ روپیہ جمع کر کے اللہ کا شکر ہے سینٹر جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور رات دن محنت کی۔ آپ اس بات کو سوچو گے شاید میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن رات دن کھڑے ہو کے بیٹھ کے میں نے وہاں پہ سردی میں، گرمی کے اندر، برسات کے اندر سینٹر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج آپ میرے سے پوچھیں گے کہ سینٹر کے اندر کتنے کمرے ہیں، کتنے باتھ روم ہیں، کتنے آڈیٹوریم ہیں، کتنے کانفرنس رومس ہیں، تو مجھے ایک ایک چیز یاد ہے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہو کے ایک کنڈی لگوائی ہے، اپنے سامنے کھڑے ہو کے باتھ روم تیار کرائے، اس کی جو خوبصورتی تھی اس کے اوپر پورا کام کیا۔ آج جو اس کا ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں، جی جس کو آج ایک بہت اچھا مقام حاصل ہو گیا ہے، جی تو یہ سب چیزیں جو ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ دیکھتے تھے یہ کھنڈر کی طرح ہوتا تھا، لوگ یہاں سے گزرتے تھے اور مجھے بھی بڑی شرم آتی تھی کہ ایک ممبر اس کا شروع سے جڑا ہوا ہوں، لیکن تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جب میں نے اس چیلنج کو لیا تو اللہ کا شکر میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں کہ ممبران کی تعاون سے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی جو شیپ ہے وہ اس کے اندر ان کا بھی بہت بہت تعاون ہے، اور میں ان کا ہمیشہ مشکور رہتا ہوں، اپنے ممبران کی عزت کرتا ہوں، اپنے ممبران کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور میری چھوٹی سی اپیل کو انہوں نے لبیک کہا اور مجھے تعاون کیا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک مشن تھا ہمارے ان فاؤنڈر ممبرس کا کہ اس کے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ظاہر ہے کہ کمیونٹی کا معاملہ تھا اور کمیونٹی کے لیے کام کرنے تھے، کمیونٹی کے لیے ایجوکیشن کی بات تھی، سوسائٹی کی بات تھی، یا ویسے سوشل کام کرنے کی بات تھی، کمیونٹی کے اندر ایسی چیزوں کو جوڑنے کی بات تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو ہمارا اس وقت کا کانسٹیٹیوشن طے ہوئے تھا اس کے حساب سے کام کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ پہلے یو پی ایس سی کلاسیں لگتی تھی اور ان کلاسز کا ہم نے آرگنائز کیا، ہم نے ہر سال کوشش کی کلاسیں لگانے کی، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کلاسیں آرگنائز بھی کی، ہمارے کچھ بچے اس کے اندر پڑھ کے بھی آئے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے اندر کام کیے، بلڈنگ کے بنانے کے علاوہ، اس کو مینٹین کرنے کے علاوہ، اس کو اچھے سے اچھا بنانے کے علاوہ، ہم نے اس کے اندر بہت سارے پروگرام آرگنائز کیے۔ اس کے اندر بہت اچھی کانفرنسز، انٹرنیشنل کانفرنسز، ورک شاپ جو بہت سارے ہم نے کیے، قرآن ورک شاپ ہم نے اس میں کی، ہم نے کیا ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشن کیا، ہم نے لوکل بچوں کو بلا کے ان کے اسکولوں کی کمپٹیشن کرائے، ہم نے ان بچوں کے اندر آپس میں کمپٹیشن کو پرائزز دیے، ہم نے اسپورٹ ایکٹیویٹیز وہاں پہ شروع کری بچوں کو بلا کے۔ اور اس سے بڑا کام جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ٹریننگ دی۔ اچھا جو کوچنگ ہم نے دی اس کے اندر تقریباً ہمارے یہاں 17-18 ہزار بچے جو ہیں وہ وہاں سے کوچنگ کر کے نکلے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ گیپ آ گیا، کووڈ آ گیا پچھلے 1-1.5 سال سے، جو بہت سارے حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر سے 3-4 سال کا اس کے اندر کافی گیپ آ گیا ہے، لیکن اس کو ہم دوبارہ جب الیکشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو ایسے بچے بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، اس کے اندر بہت سارے کورسز کیے گئے گورنمنٹ سروس کے لیے، جوڈیشل سروسز کے لیے، ان کے اندر آج بھی بچے جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سروس کے اندر بیٹھے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئی پی ایس آفیسر بھی بن گئے اس کے اندر، آئی ایس بھی بن گئے اس کے اندر، آئی اے ایس بھی بن گئے۔ یہ سارے کے سارے بچے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے نکلے ہوئے ہیں، آج بہت سارے سینئر پوزیشن پہ بھی ہیں، بہت سارے اس کے اندر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے جو مقاصد تھے ان مقاصد کو پورا کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے، اور آج بھی ہم اس کے اوپر کوشاں ہیں کہ ہم وہ ساری کی ساری جو ذمہ داریاں ہم کو ہمارے بڑوں نے دی، بزرگوں نے دی، ہم اس کو پورا کریں۔ آج ہمارے بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں اس طرح کی کورسز نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے یونیورسٹی اور کالج میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ کورسز ہوتے ہیں جن پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے تاکہ وہ روزی روٹی سے بڑھیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنے سارے بچوں کو جو ٹریننگ ہم نے دی ہے اس کے اندر کی ان کی نالج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کی ایسی کوچنگ کی گئی ہے، ان کی ایسی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے
कि अपने पैरों पर खड़े हुए। आज उनके अंदर से हज़ारों बच्चे ऐसे हैं रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, और सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसी कोर्स को शुरू कर दिया अपने लेवल पे। और हमने ऐसा किया है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी के अपने यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट मेला भी लगवाया। हमने लोगों को बुलाया, मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाया। उनको बुलाने के बाद हमने उनके इंटरव्यू कराए, और हमारे यहाँ के मल्टीनेशनल कंपनी ने बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको अपॉइंट किया। माशाअल्लाह। ये भी अच्छी बात हमारे लिए हुई है। इसके अलावा बेपना कॉन्फ्रेंस हुई है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, देखिए हर सरकार जो है उसने उसको इज्जत दी है जी, चाहे वो सरकार पहले रही हो या अब सरकार हो। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मैं इसको बात को फख्र से कहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर ये हमको एक अच्छा रुतबा हासिल हुआ है कि हर सरकार ने इसको अच्छा मुकाम दिया, अच्छी इज्जत दी। अच्छा, और यही नहीं बल्कि सरकारी तौर पे भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री से और वज़ीर आज़म के ऑफिस से बहुत सारे हमको पैगाम आते हैं ये प्रोग्राम करने हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए, जी। बड़े बड़े क्या नाम है सदर आ गए, हिंदुस्तान काबा के इमाम भी आए थे, मैं काबा उससे आ रहा हूँ। हाँ, इमाम काबा आ गए, हाँ, इमाम मक्का आ गए, हाँ, और इमाम मदीना आ गए। जी, इसके अलावा बहुत सारे मुफ्ती आ गए, इजिप्ट से आ गए, ईरान से आ गए, इराक से आ गए, और आपके नाम है जॉर्डन से आ गए। बहुत सारे मुफ्ती हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र आ चुके हैं। और इस बात का मुझे फख्र हासिल है कि जब इमाम मक्का पहली बार आए इंडिया इस्लामिक कल्चर, सारी सड़कें बंद करनी पड़ी थी पुलिस को। अच्छा, उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था जाने के लिए, लोगों इतनी भीड़ वहाँ जमा हो गई। जी, सैयदना साहब आए एक बार, सैयदना साहब का उम्र में बहुत बड़ा रुतबा है, जी, और हिज होलीनेस उनको जो माना जाता है इसमें कोई शक नहीं है। उनके भी मद्दा इतने थे कि जब उनको हमने पहली बार यहाँ बुलाया गया तो उनके भी मद्दा चाहने वालों ने सारी सड़कें बंद कर दी। यानी हम लोगों के लिए कंट्रोल करना पब्लिक को बहुत मुश्किल हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई तारीफ की बात है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इसको काम को करें, और अल्लाह का शुक्र किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हुई हैं, इंटरफेथ के ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कम्युनिटी के बीच में बहुत सारी हुई है, गवर्नमेंट और हमारे और सरकार के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग हुई हैं। हमारे जो मुद्दे होते हैं ख़ासतौर पर कम्युनिटी के हो गए या नेशनल बिल्डिंग के मुद्दे होते हैं, उसको हम सरकार की तरफ लेके भी जाते हैं, बात भी करते हैं। जो मुताल्लिका मिनिस्ट्री हैं उनसे जाके हम अपनी बात भी कहते हैं, करवाते भी हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मिनिस्ट्री के लोग भी हमको हमारे से रब्ता रखते हैं, हमसे मशवरा भी करते हैं, राय भी देते हैं, उनसे मदद मिलती है उनसे मदद मिलती है। जी, और अल्लाह का शुक्र है कि सेंटर को लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ क्या है, यहाँ पे इस्लामिक एक्टिविटीज़ नहीं है बल्कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं। मुल्क के मफाद के लिए एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो होती हैं। इंटरफेथ जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके अंदर लोग हिस्सा लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों कौमें ऐसी हैं जिसके मेंबर्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हैं। और आपको इस बात की हैरत होगी कि जितने हमारे मेम्बरान हैं 4000 से ऊपर, उसके अंदर से 20% जो है उसमें गैर मुस्लिम मेंबर हैं। ये किसी और आपको सोसाइटी में नहीं या मिलेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख लीजिए किसी मेजोरिटी के इंस्टीट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी के इतने सारे लोग मौजूद हैं उसके अंदर, ये इसका भी मुझे बड़ा फख्र हासिल है। और फिर यही नहीं, हर सियासी पार्टी का उसके अंदर मेंबर है, हर सियासी पार्टी के। जी, ये नहीं कि किसी एक सियासी पार्टी के, हर सियासी पार्टी का। अच्छा, मेंबर्स हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं, बहुत सारे एमपीज भी हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, हमारे IAS ऑफिसर वगैरह, इस सारे के सारे उसके मेंबर हैं। ये करीम है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, जी, जिनसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का आज ऐसा वजूद और ऐसा मकाम बन गया है जी, जिसके अंदर सब लोग उसे तारीफ करते हैं। जी, और मुझे इस बात का फख्र भी होता है कहते हुए कि मैंने 20 साल तक उसने देखिए 2004 के अंदर जिम्मेदारी ली, और आज जो है 2023 तक की मेरी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की थी। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा हो गया इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या के अंदर लिखा हुआ है कि 75 साल तक आप जो है प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। हालांकि मेरे 75 साल पूरे हुए थे, लेकिन हमारी उस टीम ने जो हमारे साथ बैठे थे उन्होंने सेंटर का इतना मतलब उसको इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि 6 महीने मुझे कह दिया गया प्रेसिडेंट नहीं है। मैंने उसको भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि इसका फैसला जो है जनरल बॉडी मेंबर्स को करने दीजिएगा। लेकिन जनरल बॉडी मेंबर्स तक वो नहीं गए, मैंने जाने की कोशिश की तो मेरे खिलाफ कोर्ट में चले गए, और आज कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। हमारे अंदर 6 वोट के जो लोग थे उसके अंदर 1-2 बाहर के लोग आ गए, तो 8-10 लोगों ने मिलकर कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, मेरे खिलाफ ऑर्डर लिया है, मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत सारी विरोधियाँ बदतमीजियाँ भी कोर्ट के अंदर जाके कह दी, और कोर्ट ने मेरे से कह दिया कि आप जो है इसके अंदर कहीं मुदाखलत नहीं करोगे। और मैंने उस कोर्ट के फैसले के बाद कोई मुदाखलत भी नहीं की, लेकिन क्या है मैं हर चीज़ को
देखता रहा और हर चीज़ को बड़े गौर से देखता रहा, लेकिन पिछले 1 सवा साल के अंदर सेंटर के अंदर जो नुकसान हुआ है, कोर्ट ने एक ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया। ऑब्जर्वर के अंडर में जो है आज काम होता है, लेकिन करीबन 1.25 करोड़ रुपया जो है सेंटर का पिछले 1 साल के अंदर अंदर खर्च हो चुका है, और उसका फ़ायदा क्या होगा कुछ नहीं। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अब 11 अगस्त 2024 को इलेक्शन की डेट मुकर्रर हुई है, मालूम नहीं कि अभी इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। ऑब्जर्वर साहब एक मीटिंग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 20 साल के अंदर सेंटर को मैंने ये कोशिश की है कि देखिए, मैंने सेंटर को सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब यह है कि मैंने इसको अपनी जायदाद नहीं समझा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी समझी। मेरी ज़ाती इससे कोई उचियत नहीं रही। मेरा सिर्फ ये रहा कि ये मेरे लिए कौम की बहुत बड़ी अमानत है, और इसकी देखभाल करना, इसको यूज पर लेके जाना, इसको अच्छे मकाम पर लेके जाना मेरी जिम्मेदारी और मेरा फ़र्ज़ बनता है, और मैंने उसी को निभाने की कोशिश की। मेरे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लगाव नहीं। चारों इलेक्शन के अंदर मैं अच्छी मेजोरिटी से जीत कर आया। लोगों ने मेरे पर एतमाद और भरोसा किया। उस एतमाद और भरोसे के बदले लोगों का मैंने हमेशा एक अच्छा सेंटर पेश करने की कोशिश की। आज हमारे यहाँ ब्याह, शादियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग, एटलीस्ट यहाँ पे आके लोग अपने रिश्तों की बात भी करते हैं, सर से सर जोड़ के बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठ के बात करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ दिवाली हो, ईद हो, और आपका क्रिसमस हो, गुरपुरब हो, ये सारे के सारे हमारे यहाँ जो फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं, और सब लोग आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशी मनाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, मिठाई बांटते हैं। ये आपको हिंदुस्तान के अंदर क्या बल्कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जी। जहाँ पे हम सब लोग बैठते हैं। और यही नहीं, बल्कि ये लोग जो हैं साहब, इतने खास तौर पे मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए बात कहूँगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आके बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर बनना हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमको यहाँ के दिली सुकून मिलता है। जो लोग गैर मुस्लिम प्रोग्राम करते हैं, आके अपने अपने प्रोग्राम करते हैं, जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर उनको बेपनाह खुशी होती है। और आप देखिए, हर हफ्ते जो है उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, सोशल प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे सारे हिंदू भाई आते हैं, किसी ने कभी आज तक बुराई नहीं की। उसकी मेंटेनेंस आप देखिए, उसकी सफाई सुथरी देखिए, ऐसा मुस्लिम इदारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो इस बात की तारीफ करता है साहब। और यहाँ पे अभी पिछले आप सालों को निकाल के देखिए, रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जो किंग आ गए, प्रेसिडेंट्स आ गए, हमारे हमारे कितने तो प्रेसिडेंट्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अपने हिंदुस्तान के आ गए, कितने वज़ीर आज़म यहाँ पे आ गए, कितने वज़ीर तो बहुत सारे आ गए। हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर दिए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम किए हैं कि उसकी तारीफ बहुत सारी है। अगर उसको लेकर बैठा जाए तो आपको कई घंटे लग जाएंगे बताने के अंदर। मुख्तसर नहीं, ये है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने जो उरूज हासिल किया है, और उसकी वजह से क्या है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो मैंने 20 साल के अंदर इसके ऊपर मेहनत की, तो मेरे ख्याल 1-1.5 साल के अंदर इसको जो है बहुत नुकसान पहुंचा दिया गया। क्योंकि वहाँ पे कोर्ट के अंदर जाना, मैंने कभी किसी को इनकरेज नहीं किया कोर्ट के अंदर। और फिर क्या है कि एक सबसे बड़ा काम जो मैं अब करना चाहता था, मैं आगे आने वाले काम बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो हम जारी रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो इस वक्त की इमारत है, जो वाकई एक नमूना है, जो एक शाहकार माना जाता है, इसको मैं एक और अच्छा रूप देना चाहता हूँ। सिराज साहब, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपसे अभी मुझे कुछ और बातें करनी है। सिराज साहब अभी हमें ये बता रहे थे कि जब 2004 से लेकर और अब तक जो 4 टर्म के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, और वहाँ पे ट्रेनिंग हुई कंप्यूटर की, कोचिंग सेंटर्स बाकायदा वहाँ पे चलाया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम वहाँ पे हुआ, और इसकी अजमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आई, और आज भी बहुत ही शौक से और बहुत ही तमन्ना के साथ, वो अनेक ख्वाहिशात के साथ वो यहाँ आते हैं, इस्लामिक सेंटर का दौरा करते हैं। सिराज साहब देखिए, ये तो बेहद अफसोस की बात है, और मैं आपके इस कलक को समझता हूँ कि जब आप इतना ज्यादा काम कर रहे थे, तो फिर इस बात की क्या जरूरत थी कि जब आपके 6 महीने रह गए थे, तो वो 6 महीने भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नतीजे के तौर पर करोड़ों रुपए हमारे जाया हो गए, वो रुपए जो आपने बहुत मेहनत से जमा किया था। वो बेहद अफसोसनाक है, और मैं उस अफसोस को और उस कलक को आपकी आंखों में देखता हूं, क्योंकि आपका बनाया, वो आपने बनाया है, आपने एक बच्चे, एक औलाद की तरह उसको बड़ा किया है, फला फूला है वो आपकी लीडरशिप में। अब जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। देखिए, अब जो
पैनल है वो आपका पैनल है। सिराज कुरैशी का पैनल इलेक्शन लड़ने जा रहा है, आपका पैनल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि विजन भी आपका है, रिसोर्सेज भी आपके हैं, ये दोनों आपके हैं। आपने एक विजन बनाया हुआ है, एक कॉन्सेप्चुअलाइज किया हुआ है कि मैं इस सेंटर को इस सूरत में तब्दील कर दूंगा, वो आप ही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका है। मैं ये जानना चाहता हूं, चाहे कोई कुछ भी हो, किसी भी पद पर है, काम आपको करना है। मैं ये जानना चाहता हूं सिराज साहब कि वो जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, वो जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ का, वो जो आप एक ख्वाब, आपने एक नया ख्वाब देखा है, एक ख्वाब देखा था कि हमारा जो सेंटर है इस बुलंदी पर पहुंच जाए, वो पहुंच गया। अब जो एक नया ख्वाब देखा है, आप प्लीज हमारे मेंबरान को और हमारे नाजरीन को ये बताएं कि वो ख्वाब, आपका नया ख्वाब क्या है एक्सपेंशन को लेकर। कि ऐसा है जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर सेंटर को नुकसान पहुंचा है, उसकी तो जिम्मेदारी उन लोगों पर आती है जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया, जो कोर्ट में गया और कोर्ट से उन्होंने ऑब्जर्वर अपॉइंट करा दिया या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा दिया। और तो शुक्र यह है कि गवर्नमेंट ने इस पर कब्जा नहीं किया। अगर गवर्नमेंट चाहती तो कल इसको अपने कब्जे में भी दे देती। और अगर ये हालात रहे तो मुझे कोई ऐसा इसके अंदर कोई वो नहीं, शक नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर कल कब्जा न कर ले, अगर इसके हालात ऐसे खराब है जी। लेकिन अब चूंकि बीच में इलेक्शन आ गया है, देखिए ऐसा है कि मेरा विजन जो था इलेक्शन के बारे में सोचा था, अब मैंने सोचा था शायद मुझे अगले 5 साल और मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन चूंकि कोर्ट से ऐसे ऑर्डर हो गए और ऑनरेबल कोर्ट को हम लोग इज्जत देते हैं, इसलिए कोर्ट के ऑर्डर का मैंने भी मान लिया, को कबूल कर लिया। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन आ गया, मैं ये चाह रहा था कि इलेक्शन के अंदर मैं सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन एक ऐसे शख्स को पेश किया जाए इलेक्शन के लिए जो मेरी राय से मुत्तफिक करे, जो मेरे ख्यालात से इत्तेफाक करे, जो मेरे ख्यालात को और जो मेरे ख्वाब हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। मैं जाहिर है कि उन तमाम चीज़ों के साथ में जुड़ा रहूँगा, लेकिन ऐसा शख्स मैंने देखा और ढूंढा तो एक डॉक्टर माजिद जो है, डॉक्टर माजिद कालीकोटी जी। माजिद कालीकोटी जो हैं वो ऐसे सीनियर डॉक्टर हैं, वो जो नौजवान है, अभी 46-47 साल की उनकी उम्र है। मैंने उनके अंदर पाया जज्बा है। वो 3 लाख से ऊपर जो है मरीजों का इलाज कर चुके हैं। उनके अभी भी मरीज वो दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। वो बेपनाह लोगों की खिदमत करते हैं, फ्री में भी लोगों का इलाज करते हैं। कैंसर का इलाज आपको मालूम है इतना आसान नहीं है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, दुनिया के अंदर नामवर डॉक्टर हैं। वो हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जाते हैं इलाज करने के लिए अपने मरीजों का, और ऑपरेशन वो दिन में एक दिन में कई ऑपरेशन कर डालते हैं और बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज कर देते हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं जी। सोशली भी और मजहबी भी लोग कहते हैं। मजहबी भी देखिए प्रोफेशन के अंदर जितना वक्त मिलता है आदमी, और देखिए मजहब को और प्रोफेशन को दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, दोनों का अपना अपना एक रोल है, वो लेकिन दोनों के ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। मैंने उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ देखी। तो मैंने ये देखा तो सियासी आदमी नहीं है, दूसरा ये है कि वो किसी ऐसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े हुए जहाँ पे हम लोग, जो मैं बार बार उठाता हूँ कि किसी सियासी पार्टी को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नहीं आनी चाहिए, उसको लाइफ लेनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी पिछले 4 साल के चार जो टर्म्स मैंने लड़ी हैं, 4 टर्म्स के अंदर मैंने हमेशा एक ही बात कही है, ये सियासी अड्डा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये समाजी जगह है, ये मजहबी जगह है, ये हमारे लिए एक सकाफत की जगह है, ये हमारे लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जगह है, अमन की और उसकी जगह है। इसलिए हमें ये चाहिए कि इसके अंदर जो एक माहौल है, एक अच्छा माहौल हमेशा रहे, एक पीसफुल रहे, लोगों को यहाँ पे ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पे सुकून मिलता है, रूह को और कल्ब को एक सुकून मिलता है। मेरे हमेशा ये मकसद रहा है और आगे भी आइंदा डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर माजिद से भी मैंने हमेशा ये बात कही है कि मेरा ये ख्वाब है, इस ख्वाब को हमें मिल के पूरा करना है। अब टीम जो है हमने बना दी है, तो इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम लोग जीत के आ जाएंगे और 1 महीना तकरीबन इलेक्शन के अंदर बाकी है। डॉक्टर माजिद की टीम जो है तैयार हो गई है, डॉक्टर माजिद की टीम जो है वो इलेक्शन को आगे ले चलेगी। डॉक्टर माजिद को बागडोर को दे दी गई है और वो इसको कैसे आगे लेके चलेंगे ये उनके ऊपर मुनासिर है। लेकिन मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि सियासत से इसको दूर रखा जाए, सियासी लोग जरूर इसमें आए, लेकिन सियासत से इसको हमेशा दूर रखा जाए। पॉलिटिक्स में तो हम भी रहते हैं, पार्टी होती है, पॉलिटिक्स होती है, तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, लेकिन इसको पॉलिटिकल अड्डा नहीं बनना चाहिए जी। यहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो हैं अपनी सियासत ना करें आके। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सियासी लोगों को, और बहुत सारी जगह हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्लेटफॉर्म सियासी लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या ऐसे बिजनेस, मैं भी बहुत बड़ा बिजनेस करता था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन क्या है मैंने कभी सेंटर को बिजनेस के मकसद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया।
اب اس کے اندر اگر بزنس کے لوگ آ گئے اور اس کے اندر ایسے ایسے لوگ گھسنے کی کوشش کریں کہ جہاں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے ہمیشہ ایک بات مد نظر رکھی ہے. ایک میرا ہمیشہ ایک خواب رہا ہے، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اندر اگر کام کرنا ہے تو بالکل سیدھے راستے پہ چل کے کام کرنا ہے. ایک ہی فوکس رکھنا ہے آپ کو، اور وہ فوکس ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. اس کے اندر ایسے اچھے اچھے پروگرام ہوں تاکہ قوم بھی یاد رکھے، ملک بھی یاد رکھے اور ملک کے لوگ بھی اس کو یاد رکھیں. تو میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو بھی پروگرام ہے آنے والے مستقبل کے اندر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا نام آج جتنا ہے اس سے بہت زیادہ اونچا ہونا چاہیے. اس کے اندر ایسے ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور اس کی بلڈنگ خاص طور پہ میرا سراج صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے ایکسپینشن کا، اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے ایسا ہے کہ پروجیکٹ آج تو فرض کر لیجیے جتنی زمین ہمارے پاس کورڈ ایریا ہے اس کا دگنا جو ہے کورڈ ایریا ہم کو امید ہے مل جائے گا. قریب 50-60% جو ہے ہم کو کورڈ ایریا اور اس کا مل جائے گا. آلموسٹ میں نے اس کے اوپر پچھلے 8-9 سال سے کام کیا ہے، محنت کی ہے. جیسے ابھی بیچ میں ایک سال آ گیا، کووڈ آ گیا، اور کووڈ کی وجہ سے اور جس طرح جو یہ ہمارے لوگوں نے کچھ گستاخیاں کی اس کی وجہ سے جو گیپ آیا ہے تو ہمارے پورے پچھلے 5 سال برباد ہو گئے. لیکن پھر بھی میں پوری امید ہوں کہ ہم اس پروجیکٹ کو پورا کر دیں گے. پروجیکٹ کے اندر کیا ہے کہ جو آج آپ کی کیپیسٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. آپ کا آڈیٹوریم ہو گیا، آپ کے کیا نام، ایک اس کے اندر بہت اچھا جو ہے کنونشن سینٹر بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر انشاءاللہ 1,500 لوگ جو ہے ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. 1,500 لوگ. اور اس کے اندر چار کانفرنس روم اور بنیں گے. اس کے اندر آڈیٹوریم کی کیپیسٹی ڈیوڑی ہو جائے گی اور اس کے اندر کوچنگ کلاسز کا انتظام کیا جائے گا. جو آج کمرے ہیں ہمارے بیسٹ روم وہ جو ہیں ڈبل ہو جائیں گے آلموسٹ. اور ایک اچھی بلڈنگ جو ہے اس کی سائڈ پہ جو خالی جگہ پڑی ہے اس کے اندر بلڈنگ جو ہے وہ 5-6 اسٹوری وہ بلڈنگ بن جائے گی. اور نماز کے لیے اس میں جگہ ہوگی، کانفرنس کے لیے اس میں جگہ ہوگی، اور چاہے کوئی بھی مذہب کا آدمی آئے گا اس کے لیے جگہ ہوگی. قریب 150-200 گاڑیاں پارک ہونے کی جگہ اس کے اندر ہوگی. یہ سارا کا سارا ڈریم پروجیکٹ ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اتنی چھوٹی جگہ پہ کر لوں گا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے. پلان بالکل تیار ہے، وہاں ماڈل بنا ہوا رکھا ہوا ہے. سب لوگ جانتے ہیں، میری بورڈ کے لوگ بھی جانتے تھے، ان کو معلوم ہے کہ سب پروجیکٹ میں نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے. اور اس کے اوپر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ بن جائے گا، آج لوگ سن رہے ہوں گے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، سب تک پہنچ رہی ہوگی، شائقین کی طرف پہنچ رہی ہوگی، ممبران کی طرف پہنچ رہی ہوگی، قوم کے لوگوں کی طرف. میں آپ کو اس بات کا، اللہ نے چاہا تو میں دعویٰ تو نہیں کر رہا لیکن وعدہ میں ضرور کرتا ہوں کہ جو پروجیکٹ میں نے سوچا ہے، جو میرے ذہن میں ہے، وہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہے، وہ پروجیکٹ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر ماجد کو ہم بیچ میں لے کر آئے ہیں کہ ڈاکٹر ماجد میرے اس پروجیکٹ کو، اس ڈریم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میں ان کے شانہ بشانہ رہوں گا، میرے وہ شانہ بشانہ رہیں گے. اور جو ٹیم ہم لوگ آپ کا مشورہ، آپ کی گائیڈنس آپ کو ہر قدم پر انشاءاللہ گائیڈ کرنا پڑے گا. میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے ووٹرز خاص طور پہ جو ممبر سن رہے ہیں میری بات کو، میری ان سے یہی اپیل ہے. میں کبھی ووٹ کے لیے میں نے پچھلے 4 الیکشن کے اندر سب ممبر جانتے ہوں گے، سوائے 1-8% لوگوں سے، وہ بھی بلیسنگ لینے کے لیے ہمیشہ اپیل کی میں نے، لیکن میں نے کبھی ووٹ نہیں مانگا. لیکن اس بار مجھے مجبوراً آپ سب لوگوں سے ووٹ کے لیے درخواست کرنی پڑ رہی ہے کہ ڈاکٹر ماجد کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے الیکشن کے لیے جتوا کے بھیجیں. اور اگر یہ پوری ٹیم جیت کے آئے گی تبھی ہم لوگ جو ہے دل سے کام کر پائیں گے، اپنے اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے چلا پائیں گے، اسے اچھے طریقے سے اس کو لگائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر نام خراب ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں گے اور اس سینٹر کو ایک اچھا مقام دیں گے. اور اگر یہ پروجیکٹ تیار ہو گیا تو آپ لوگوں کو انڈیا کے اندر، خاص طور پہ نیو دہلی کے اندر، ایسا پروجیکٹ اور کوئی نظر نہیں آیا. سر، ممبران کی جو 2 خاص ڈیمانڈ ہے، بس اس کا جواب دے دیجیے، اس کے بعد میں یہ پروگرام ختم کروں گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ملتی، اور جو یہاں پہ کیفیٹیریا اور ریسٹورینٹ وغیرہ ہے اور روم ہے، وہاں پر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے ممبران کو. یہ ان کی خاص ڈیمانڈ ہے. اور دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ سبسکرپشن نہیں دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی غریب آرگنائزیشن نہیں ہے، یہاں پہ ارننگ ہے، تو پھر ہم کیوں سبسکرپشن دیں؟ ان 2 سوال کا جواب دے دیجیے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں ایک تو بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس جگہ، وہ ہم نے جو فیسلٹی اس وقت کریٹ نہیں ہو پائی تھی جو آج میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں. جو کریٹ فیسلٹیز ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں پہ وہ آرام سے بیٹھ کے چائے پانی کھانا پینا ان کے لیے ایک تو فری ہوگا. اور خاص طور پہ جو اولڈ ایج لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کے لیے میں الگ سے کلب بناؤں گا تاکہ وہ لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے سبسڈی
جو हनी चाहिए, डिस्काउंट जो होना चाहिए, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी दूँगा, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के शुक्र है जिस वक्त ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो पैसे की ऐसी भरमार होगी, गाँव के जो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए मैं ज़्यादा खुल के इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपके पास अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि इतना पैसा आपके पास होगा कि आपको मेंबरशिप के लिए जो सालाना फीस मांगी जाती है वो नहीं ली जाएगी, और उसको भी मैं ख़त्म करा दूंगा अगर हम हमारी टीम पूरी जीत के आए तो। और सब्सक्रिप्शन, और जो मैं वही कह रहा हूँ, सालाना फीस जो है वही है, वो सब्सक्रिप्शन, तो उसको इंशाअल्लाह हम ख़त्म करा देंगे। दूसरा ये है कि आपको मालूम होगा कि अभी जो कोर्ट के फैसले में और इन लोगों ने खींचा हमको 4,000 की मेंबर जो 4,000 मेंबर जो थे वो घट के 2,000 रह गए, क्योंकि ये चालाकी की गई है कि उन 2,000 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया इस नाम से कि उन्होंने सालाना अपने फीस जमा नहीं की। ये बहुत ही गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है कि मैं इतना शर्मिंदा हूँ अपने मेम्बरान से, खासतौर पर जो 2,000 मेंबर जो हैं इसके एक्सक्लूड कर दिए गए। मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा, मैं अभी भी हमने कोर्ट के अंदर अपील कर रखी है कि कम से कम अगर उन्होंने पैसे नहीं जमा किए तो उनको कम से कम वोटिंग राइट तो मिलना चाहिए, और एक बार उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा तो मैं इस बात का वायदा करता हूँ, और डॉक्टर माजिद से भी मैं इस बात की दरख्वास्त कर लूँगा कि उन लोगों को, और हम लोग जो है इसको क्लॉज को ख़त्म कर देंगे जो सालाना है। एक बार आपने सालाना मेंबरशिप, एक बार आप मेंबर बन गए, लाइफ मेंबर बन गए, वही फीस बहुत है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए। इसके अलावा और फिर आप उनको इंक्लूड कर लेंगे, सबको इंक्लूड कर लेंगे जो 2,000 रह गए, और जो जिनके पैसे आ गए हैं उनके भी हम वापस करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत तफसील से आपने हमें तमाम बातें बताई, हमें भी, मेम्बरान को भी, और हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ है कि जो मिशन और जो ऑब्जेक्टिव और जो गोल लेकर आप चल रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसमें आपकी कामयाबी हो, और आप बहुत अच्छे मार्जिन से आपका जो पैनल है, सिराज कुरैशी का पैनल, वो जीत कर आए और आप अपने गोल को पूरा कर सकें। बस मेरी आखिरी दरख्वास्त अपने मेम्बरान से यही है कि वो जो लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं उसमें ना आए, और सामने रखें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को। मैं एक ही बात करता हूँ, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके भले के लिए बात करता हूँ। बाकी लोग जो हैं, माफ़ कीजिएगा, इंडिया इस्लामिक कल्चर नाम पर किसी का विजन होता है, इलेक्शन के लिए सब उतर जाते हैं बीच में, लेकिन उनका विजन नहीं, ना तो उनका माजी में कोई विजन रहा है, ना पास में उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया है, नहीं उन्होंने, लोग 40-40 साल से भी मेंबर बने, 45 साल से मेंबर बने हुए, लेकिन 45 साल के अंदर, 40 साल के अंदर अच्छे ओहदों पर रहने के बाद भी, अच्छी जगहों पर रहने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जितने लोग दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो सियासी मकसद के लिए इलेक्शन लड़ना है तो वो बात अलग है, लेकिन सियासत को इससे दूर रखा जाए, और बगैर सियासत के कोई बात की जाए। मैं 24 घंटे लोगों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे से कोई डिबेट करना चाहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान मैंने आपको बता दिया है, उनका फ्यूचर प्लान उनसे पूछ के देखिए, वो कह जरूर देंगे हम ये करेंगे, लेकिन अब तक क्या किया आज की तारीख तक, वो उनसे पूछा जाए। जी बिल्कुल। मेरी आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है, इमरान से इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें, मेहरबानी करके गलत फहमियाँ जो पैदा कर रहे हैं उसमें बहकावे में ना है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को आपको वोट देना है, ना कि सिराज कुरैशी को या माजिद साहब को। आपको सिर्फ इसलिए इस्लामिक कल्चर को सामने रख के उसको आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना है मैंने सब तफसीलन बता दी है। तो मेहरबानी करके जहन में वो रख के अपना वोट, अपना कीमती वोट, आपका एक वोट बहुत कीमती होगा इस वक्त खास तौर पे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमें पूरा करना है, और अल्लाह ताला ने जिंदगी तो इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।